हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे काफ़ी बेसिकली लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जो है उर्दू में एक हमारे लिए एक्सपेरिमेंट की वीडियो बना दें। सो मैं आज थोड़ा सा उर्दू में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस जो हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एक जनरली आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किसी और चीज़ से रिलेटेड मैंने बनाई है, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन नंबर 1 थे। तो अब हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह हैंडल किया जाता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ द मोस्ट लो स्कोरिंग एग्ज़ाम क्वेश्चन जो जनरली CIE में आता है। तो हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसकी कुछ टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले उसने कहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द मोशन ऑफ अ कंटेनर ऑन अ वुडन बोर्ड, measure and record the length W of a shorter side of the wooden board as shown। अब होता क्या है कि जैसे ही आपको कोई ड्राइंग दी जाती है तो आप फर्स्ट उस ड्राइंग को बहुत गौर से देखें कि बेसिकली वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। तो जो आपके पास बोर्ड दिया हुआ है, जाहिर है उसकी शॉर्टर साइड उन्होंने आपको बना के दी है, तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक उन्होंने रूलर दिया है, दैट इज़ मीटर रूल। उसके बाद उन्होंने आपको एक प्रोट्रैक्टर दिया है जिसको हम कॉमनली पाकिस्तान में D भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, तो हम मीटर रूल रखेंगे और हम W मेजर करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो भी ओरिजिनली जिस तरह इंटरनल रिपोर्ट में था, तो आपने उसको मेजर किया एक कार्ड से और अब आपके पास एक रूलर से लेट्स सपोज आपने मेजर किया, तो आपने यहाँ पे रीडिंग ली तकरीबन 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपने 30 सेंटीमीटर लिखे, ये एक सपोज्ड वैल्यू है, ये कोई मैं खुद से मतलब मैंने किया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम पे क्या वैल्यू आई होगी, लेकिन लेट्स सपोज 30 सेंटीमीटर आई। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली मीटर्स में आंसर देना है, तो मैं लिख सकता हूँ 0.30 मीटर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव मेजर्ड। अगर मैं 0.30 मीटर्स लिखता हूँ तो ये एक गलत माना जाएगा। वजह यह है क्योंकि आपने इसमें सही इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन नहीं लिखी है। अब प्रिसिजन क्या होती है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है वो बेसिकली आपके पास इट इज़ 0.1 सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। अगर मैं इसको अपनी रीडिंग के हिसाब से एग्जैक्ट मेरी 30 आ रही है, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 30.0 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिजन बता रहा है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इन मीटर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30.0 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 0.300। अब ये एसेंशियल इसीलिए है क्योंकि अगर आप इस प्रिसिजन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, और अगर आपने सही प्रिसिजन लिखी, और उसका तरीका यही है कि अगर आप इस जगह के ऊपर सही प्रिसिजन से अपनी रीडिंग जो भी आपने सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ली है वो लिखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, और ये छोटे छोटे मार्क्स बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको इधर कहा है कि सेट अप वुडन बोर्ड एज शोन, ठीक है। अब दो चीज़ें इधर हैं। जब आपने अपना बॉस और क्लैंप यहाँ लगाया है, तो मेक श्योर कि आपका अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से उन्होंने दिखाया है द लोअर टिप ऑफ द बोर्ड से लेके जहाँ से आप मेजर कर रहे हैं इसकी हाइट, वो बेसिकली हाइट तकरीबन 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो हूँ एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर लूँ। मैं इस रीडिंग को ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपने मुताबिक, कभी कभी ऐसा होता है मुश्किल हो रही होती है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं 14 ले लेता हूँ, मैं
16 ले लेता हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आप जो हैं ये भी ना हो कि आप 10 ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इसके करीब करीब 1 या 2 सेंटीमीटर में आसपास कोशिश करें कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा फर्क ना आए। अब वो ये कहता है कि आप एंगल मेजर करें। अब सबसे पहली चीज़ जो आपने इस चीज़ पूरे एक्सपेरिमेंट जहन में रखना है कि किस किस जगह के ऊपर आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स आए थे कोई भी काम करते हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक प्रोट्रैक्टर जो है वो रखा और उसके साथ हमने यहाँ से मेजर किया एंगल। अब ये हो सकता है कि आपके पास प्रोट्रैक्टर में इधर रीडिंग का इशू आ रहा हो, तो मैं इसको एक मार्क कर लूँगा कि हाँ इस जगह के ऊपर मुझे एक इशू आया था। मैं पेपर में खुद अपने पेपर में क्या करता हूँ कि मैं जहाँ भी मुझे इशू आता है मैं उसको इस तरह ड्राइंग बना के एक कोई नंबर दे देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे देख सकूँ कि हाँ शायद जो है इसको ये मेरे लिए इशू का बायस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर जैसे इस वाले में आई डोंट थिंक सो कि ये इसका मसला होगा, क्योंकि आपके पास एक क्लियर डॉट होगा और उधर से आप एंगल पढ़ सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल इसमें ये वाला प्रॉब्लम होगा। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं इसको वैसे ही रहने दूंगा, मैं इधर मार्क नहीं लगाऊंगा। उसके बाद कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम बोर्ड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15, वो हमने कर लिया। अब मेजर एंड रिकॉर्ड द एंगल। अब क्या होता है कि फर्ज करें, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने कोई एंगल मेजर किया, लेट्स सपोज अंदाजे के मुताबिक द एंगल केम आउट टू बी से 40 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखूंगा, जो मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, स्टैंडर्ड प्रोट्रैक्टर में होता ही है कि आपके पास जो लीस्ट काउंट है, अगर आप उसको देखेंगे, लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जो आप इसमें रीड कर सकते हैं, या मिनिमम वैल्यू आप कह लें जो आप मेजर कर सकते हैं। तो जो प्रोट्रैक्टर का स्टैंडर्ड प्रोट्रैक्टर जो आपको एक्सपेरिमेंट में दिया होगा दैट इज़ 1 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहाँ 40 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास कोई इसकी इससे ज़्यादा प्रिसीजन है ही नहीं। अगर ये होता लेट्स सपोज 1 डिग्री में 10 डिविजन होती हैं तो फिर ये 0.1 डिग्री का होता, तो फिर मैं 40.0 लिखता, लेकिन अभी मैंने 40 लिख दिया क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो यहाँ पे मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। अच्छा, जो मेजर इसमें गलती हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ दें, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। जो उन्होंने एंगल आपको शो किया, मेक श्योर कि आप वही पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एस्टिमेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इसमें कई लोगों का डिफरेंट ख्याल हो सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये होता है कि आप एक्चुअली एस्टिमेट करें, ठीक है। उसमें एस्टिमेशन मेथड में आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं ओके मैंने एक बेंच पे रखा, ठीक है, इस प्रोट्रैक्टर को, और मुझे मसला ये हुआ है कि एक्चुअली जो इसकी बोर्ड है वो यूनिफॉर्म थिकनेस, यहाँ से बोर्ड जो है वो शायद एग्जैक्टली इतने थीटा डिग्री पे ना हो, क्योंकि हो सकता है मैंने 15 सेंटीमीटर या जो भी सेंटीमीटर उसमें थोड़ी सी रीडिंग में मसला आ गया हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक सोर्स ऑफ एरर मैंने नोट कर लिया। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि हो ये भी तो हो सकता है कि मेरा जो है यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का जो मिडिल पॉइंट है वो थोड़ा सा इससे हिल गया हो या मुझे नज़र ना आ रहा हो, तो मैंने एक और सोर्स ऑफ एरर लिख लिया, ठीक है। ये तो आ गए आपके सोर्सेज ऑफ एरर। इसमें आपने जो लीस्ट काउंट है वो भी ऐड करना है, तो ये आ गए सोर्सेज ऑफ एरर और ये आ गया आपके पास लीस्ट काउंट। जो हमेशा लीस्ट काउंट का मतलब है ये वो अनसर्टेनिटी है जो आपके इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ही होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये ख्याल होगा कि नहीं हमारा जो एंगल निकला वो काफ़ी परफेक्ट था, हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपको मिनिमम यहाँ पे लीस्ट काउंट करना पड़ेगा। अब एस्टिमेशन क्या होगी, आपके पास 2 सोर्सेज ऑफ एरर और एक लीस्ट काउंट है, तो मैं करूँगा क्या, जो इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री, उसको मैं, क्योंकि मेरे पास टोटल 3 मसले थे, 3 प्रॉब्लम्स थे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3 डिग्रीज आ गया। अभी मैंने एक एस्टिमेशन की है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है वो है कि जो भी आपने अनसर्टेनिटी निकाली है थीटा में, डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आएगी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 डिग्रीज
डिवाइडेड बाय 40 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 100%, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो आई एम रियली सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इसका मेथड 2 भी अलाउड है। अब मेथड 2 में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेथड 2 में ये होता है कि आप रिपीटेड रीडिंग्स लें। लेट्स सपोज आपने एक बार एंगल लिया, वो 40 आया, फिर आपने एंगल लिया 41 आया। ठीक है। तो फिर आपने एंगल लिया, वो फिर से तकरीबन 40 डिग्रीज आ गया। ठीक है। तो आपने सोचा कि ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में लाइन आ रही, तो आप कहते हैं ठीक है, ये मैंने 3 रिपीटेड रीडिंग्स ले ली। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए, आपने 2 बार किया या 3 बार किया, आपके पास यही रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज 40 एक और बार लिया, फिर दिखा 41 डिग्रीज आया, इस तरह आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक्चुअली इसका जो मेथड है वो ये है कि अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए आपने मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू आई है उसमें से माइनस वैल्यू करनी है मिनिमम, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। सो जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो है 41, जो मिनिमम वैल्यू आई है वो है 40, और जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बेसिकली 0.5 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है, इस 0.5 डिग्री को डिवाइड कर देना है एग्जैक्टली अपने एंगल पे। सो मैं बेसिकली डेल्टा थीटा और थीटा फाइंड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100%। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह ऐड करेंगे जो भी आंसर आता है, ये मेथड भी करेक्ट होगा, ये मेथड भी करेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि अगर आप ये वाला मेथड कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपने ये एविडेंस दिया हो। विदाउट द एविडेंस आपके पास एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि आपने ये फार्मूला लगाया है और इस फार्मूला से आपने हाफ द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ढूंढी है। तो मेक श्योर कि आपके पास सारी वर्किंग हो, अदरवाइज आप मेरी तरह एक गेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सोर्स ऑफ एरर्स यू थिंक देयर आर, प्लस एक लीस्ट काउंट ऐड करके जितने भी एरर बनेंगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से और डिवाइड करते हैं इसमें, तो आपके हमेशा रेंज में फॉल करेगा। अच्छा, तो जब आपने ये कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब उसने ये कहा है कि मैंने जो है एक आपको लिड दी है जो कि आप एक कॉर्नर से रखेंगे और इसको यहाँ से रोल करेंगे। अच्छा, अब हुआ जब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट असल में हुआ था तो बहुत सारे इश्यूज ये आए थे कि जो लिड थी वो कभी कभी जो है वो एग्जैक्टली जब इस पाथ पे जाती थी तो जहाँ से वो इसको एग्जिट कर रही है आपको वो पता नहीं चलता था कि एग्जिट एग्जैक्टली कर कहाँ से रही है। तो ये वाला जो y है इसमें इसको मेजर करने में काफ़ी मुश्किल आई थी बच्चों को। तो अगर ऐसा हो रहा हो डरने की बात नहीं है, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी ये एक एरर है इसके अंदर, ये लिमिटेशन है जिसको मैं इम्प्रूव करूँगा बाद में। तो मैंने एक मार्क लगा लिया कि हाँ इधर मेरे पास ये इशू आया होगा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब हम इसको आगे जाते हैं तो उसने मुझसे पूछा कि मेजर एंड रिकॉर्ड डिस्टेंस y। अब होता क्या है कि अब लेटेस्ट पेपर्स में ये जो बॉक्सेस हैं ये ऑलरेडी नहीं आते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता कि कब वो आपसे एविडेंस ऑफ रिपीट मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसका मार्क्स देखने कि वो एक y निकालने के लिए आपको 2 मार्क्स क्यों देगा। वो इसलिए चाहता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ एरर है, कि आप एक बार y फाइंड करें फिर दूसरी बार y फाइंड करें। लेट्स सपोज कि हम इमेजिन करते हैं कि फर्ज करें एक बार मेरे पास आया 0.30 मीटर्स, एक बार मेरे पास आया 0.500 मीटर्स। हमने एक जनरल एस्टिमेशन लिए, हमने एक जनरल सपोजिट वैल्यू लिए। तो आपने एविडेंस रिपीट शो करने के लिए आपने इसकी एवरेज लेनी है। सो ये आपने ऐड किया इसमें और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे आपके पास एक एवरेज आ जाएगी। अब इसमें अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारा जो मेथड मैंने लिखा है दिस शुड बी विजिबल, यानी ये आपको एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने रिपीट किया। जब आपने रिपीट किया तो आपके पास रीडिंग आ गई 0.400। अब हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपके पास ये रीडिंग आई हो ऑलरेडी, लेकिन आपने ध्यान ना दिया, मतलब आपने एवरेज भी ली हो लेकिन आपने लिखा नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आपको ये एविडेंस ऑफ रिपीट होगा तो यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा और करेक्ट आंसर, यानी अगर रेंज में जो उसने दी है
वो फॉल करता है तो यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि अब आप ये प्रैक्टिस करें। ये जो है अब नंबर देखने हैं, क्योंकि लेटेस्ट पेपर्स में उन्होंने ये बॉक्सेस हटा दिए हैं जिससे हमें ज़्यादा मुश्किल हो गई है समझने में। लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि वाई वुड ही गिव यू 2 नंबर्स 2 मार्क्स फॉर जस्ट डूइंग वन थिंग। तो आपने ये प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस। खैर उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट डी यूजिंग दिस फार्मूला। अब डी क्या है? पहले हमने इधर बहुत शुरू में इफ़ आई डोंट एग्जैक्टली फॉरगेट, हमने बहुत शुरू में बेसिकली यहाँ पे एक वैल्यू निकाली थी W की विच वॉज 0.300। ठीक है, तो अब मैं वो वैल्यू जो है एग्जैक्टली जैसे वो है मैं लिखूँगा कि D इक्वल्स टू 0.300 होल स्क्वायर प्लस y जो है वो मेरे पास 0.400 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.300 लिख दिया। अच्छा, अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है बट आई एम जस्ट डूइंग इट वैसे ही। सो जो सबसे बात समझनी, जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, बल्कि आई ट्राई टू जस्ट डू इट यूजिंग माई कंप्यूटर्स कैलकुलेटर, लेकिन आपका जो भी आंसर आता है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि द आंसर मस्ट बी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई आंसर आ गया से 5 तो एक्चुअली नहीं आएगा, 0.9 प्लस मैं कर ही लेता हूँ 1.6 से आ गया 0.9 या जो भी आया है। खैर जो भी आपके पास आंसर है, आप यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे योर आंसर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई इट इज़ नेसेसरी? क्योंकि आपकी जो डेटा है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने याद रखना है कि जो आंसर होता है उसका जो रूल है, और ये गोल्डन रूल है, कि डेटा शुड बी द आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू सेम SF एज मिनिमम डेटा SF और 1 मोर। यानी आपका जो डेटा है उसमें जितने भी मिनिमम SF हैं, जैसे इधर 3 ही हैं, तो आपने वो या उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपसे खुद क्वेश्चन पूछ रहा है कि जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं इसकी एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है और आपको इस स्टेटमेंट में यही लाइन लिखनी है। आप लिखेंगे आई टुक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये प्लीज ये टीचर्स की तरह SF नहीं लिखिएगा, जस्ट राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज माय डेटा हैड लीस्ट नंबर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। अगर मैं 4 लिए होते तो मैं लिखता आई टुक 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज माई डेटा हैड लीस्ट नंबर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो आई टुक 1 मोर। सो ये और में मैं लिख रहा हूँ इफ 4 सिग्निफिकेंट आपने लिए होते इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी आपने देखेंगे आपके डेटा के हिसाब से उसी तरह आपने लिखना है, लेकिन लाइन जो है द स्टेटमेंट विल स्टे द सेम। लेट्स सपोज अगर 2 होते हैं तो मैं लिखता आई टुक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज माई डेटा हैड at least 2 significant figures, या मैं लिखता I took 3 significant figures because my data had at least 2 significant figures, so I took 1 more। तो आपने ये रीडिंग इस तरह लिखनी है, इस तरह ये पार्ट करना है। फिर ये होगा कि आपके पास वही चीज़ होगी कि आपने एंगल रिपीट किया, y लिखा, करेक्ट प्रिसीजन दी, मेक श्योर कि जो जो स्टेप्स रिपीट हैं वो दोबारा से आपने करनी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको सिर्फ 2 ही बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करना होता है, तो मेक श्योर कि आपने एक बार रीडिंग ली, दूसरे बार रीडिंग ली। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो ये चेक करता है, जैसे यहाँ पे थीटा ये कि क्या आपने जब इंक्रीज़ किया एंगल, तो आपने इंक्रीज़ किया एंगल, तो क्या आपका जो एंगल 1 था वो लेस देन था एंगल 2 से, यानी पहली वाली रीडिंग का क्या आपने लेस लिया कि नहीं लिया। सो इसका 1 मार्क होगा, उसके हिसाब से y आपका क्या था और d आपका क्या निकला। सो मेक श्योर कि यू डू दिस वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि सजेस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन d एंड थीटा इज d k sin थीटा वेयर k इज अ कांस्टेंट। यूज योर डेटा टू कैलकुलेट 2 वैल्यूज ऑफ k। अब आपने क्या करना है, आपने
के की वैल्यू निकालने के लिए ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, डी ओवर साइन थीटा। तो आपने जो पहली डी की वैल्यू निकाली है वो लेनी है, और जो पहला एंगल लिया है उससे आपने यहाँ पे K1 फाइंड कर लेना है, और दूसरा वैल्यू लिया हम एक सपोज कर लेते हैं वैल्यू कि ये आपके पास 0.500 आया, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आई वो आपके पास आई लेट्स वो 0.700, जो आपने K इक्वल्स टू D2 ओवर साइन थीटा 2 करके निकाली। ठीक है, तो आपने ये दो वैल्यूज निकाल ली। अब आपको 1 मार्क मिल जाएगा जब आप ये शो करेंगे कि आपने ये कैलकुलेट किया है। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे आप यूनिट्स भी नोटिस करें कि यूनिट्स क्या होंगे। जैसे D जो था उसके यूनिट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्योंकि x W एक लेंथ थी उसका स्क्वायर लिया और फिर y का स्क्वायर लिया और फिर W से डिवाइड किया, तो प्रॉब्ली इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेंटीमीटर आया होगा या मीटर स्क्वायर ओवर मीटर आया था, तो आंसर आपका मीटर में होगा। सो मेक श्योर यहाँ पे आप जब आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा के कोई यूनिट्स नहीं होते, तो इधर मीटर लिखें क्योंकि इसके यूनिट्स हैं। और अगर आपके जहन में ये बात है कि कांस्टेंट्स हैव नो यूनिट्स, तो आप गलत हैं, क्योंकि कांस्टेंट के यूनिट हो सकते हैं अनलेस वो कांस्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर के दिया हुआ है ऑफ लेंथ ओवर डायमीटर, तो इसके नो यूनिट्स होंगे। मगर अगर के गिवन है फोर्स ओवर, फर्ज करें फोर्स ओवर एक्सटेंशन के बारे में जो कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट्स हैं बेटा, दैट इज न्यूटन पर मीटर। सो मेक श्योर दैट यू डू अंडरस्टैंड दिस, और इसको देखें कि यूनिट्स हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट्स देखें। आखिर में ये आपको देगा कि एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट्स सपोर्ट द सजेस्टेड रिलेशनशिप। अब इधर एक फार्मूला है जिसका नाम है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का जो फार्मूला है वो है के मैक्स माइनस के मिनिमम ओवर के मैक्स टाइम्स 100%। ठीक है, अब बहुत सारे मैथमेटिशियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि ये फार्मूला और ये फार्मूला सही नहीं है, और फार्मूला है के मैक्स माइनस के मिनिमम ओवर के मिनिमम टाइम्स 100%। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एग्जामिनर ये वाला फार्मूला और ये दोनों फार्मूला एक्सेप्ट करता है, तो ये दे आर बोथ एक्सेप्टेड। सो आप कोई भी फार्मूला यूज़ करें, इट डजंट मैटर। द आइडिया इज कि लेट्स सपोज आपके पास एक एरर आ गया इसमें से कि वो एरर आया कोई 17%। आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम वैल्यूज। आपने क्या स्टेटमेंट देनी है, आपने लिखना है माई परसेंटेज एरर, ये जो है शो करके कि आपने ये फाइंड किया है इज 17% विच इज लेस देन 20%। सो the suggested relationship is supported। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आपका आंसर आया है 20% से बड़ा, लेट्स सपोज आपका आ गया आंसर 30%। ठीक है, तो 30% अगर आ गया तो आप कहेंगे माई परसेंटेज एरर इज 30% विच इज ग्रेटर देन 20%। सो the suggested relationship is not supported। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे और ये फार्मूला करके सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। अब अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरे दोस्त का तो 30 आया है और मेरा 70 आ रहा है, उसका 7% आ गया है सर, मेरा तो 25 आ गया है, तो किसका सही है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि दोनों का सही है, एज लॉन्ग एज आप लोगों ने ये स्टेटमेंट करेक्ट कैलकुलेट की हो परसेंटेज एरर और इस स्टेटमेंट को करेक्टली लिखा हो। ठीक है, तो दोनों गलत नहीं है, इसमें कोई पेनलाइजेशन नहीं है, किसी का ज़्यादा आ गया किसी का कम आ गया तो इट्स फाइन, इसमें लड़ने की बात नहीं है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का ये होता है बिकॉज जो बेसिकली मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं और मैं उनको प्रैक्टिकल्स कराता हूँ, तो उनका ये होता है कि हमारे स्कूल के टीचर ने बोला था कि 10% लेते हैं, हमारे स्कूल के टीचर ने 25% कहा था, 15% कहा था। तो कोई भी टीचर को आप ब्लेम करने से पहले
ये सोचें कि उसने ऑफ कोर्स उसने उसके पास एक प्रायर नॉलेज है, उसने पढ़ा है, तो वो भी सही है। बिकॉज जब मैं लिखता हूँ ना कि माई एरर इज 17% विच इज़ लेस देन 20%, मैं एग्जामिनर पे बता रहा हूँ कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट का सेट किया हुआ स्टैंडर्ड कि 20% से अगर वेरिएंट ज़्यादा है तो मैं उसको कहूँगा कि सजेस्टेड रिलेशन नॉट सपोर्टेड, अगर 20% से कम है तो मैं कह दूंगा कि हाँ भी सपोर्टेड है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने कहा 10% और आप लिखते हैं कि माई परसेंटेज इज 17% विच इज़ ग्रेटर देन 10%, इट इज़ नॉट सपोर्टेड, इट्स नॉट रॉन्ग, यानी उन्होंने आपको गलत बात नहीं बताई हुई है। 10% हो या 15% हो या 20% हो, आपने जब आप स्टेटमेंट में 20, 10, 15 लिखते हैं तो इसका मतलब आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट की जो लिमिट है वो इस परसेंटेज पे सेट की है। सिर्फ ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं लिखना इम्पॉर्टेंट, कंपैरिजन करना इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं इम्पॉर्टेंट कि 10%, 20% या 30% है। जब आपने डिफाइन कर दिया तो आपका वो सही माना जाएगा। सो इसमें किसी के टीचर को ब्लेम ना किया करें, एवरीबडी हैज़ ऑफ कोर्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, उन्होंने उसी तरह आपको बताया जैसे उन्होंने खुद सीखा है, तो विच इज़ नॉट रॉन्ग, तो हम किसी को इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते हैं। खैर, ये जो पार्ट है यहाँ तक बेटा हमारे पास 12 मार्क्स पूरे हैं और हमें 12 के 12 स्कोर करने चाहिए, बिकॉज इसको करने के लिए ये बहुत आसान सा प्रैक्टिकल होता है। असल प्रॉब्लम आती है जब आप आते हैं इन 8 पॉइंट्स के ऊपर। अब इन 8 पॉइंट्स का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमने एक्चुअली वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कैसे करना है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ वेरी पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट इट। पहली चीज, जो पहली स्टेटमेंट हम हमेशा लिखेंगे, इट इज अ फिक्स स्टेटमेंट, ये कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो वो लिखेंगे कि 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ अ वैलिड conclusion. प्लीज राइट द होल स्टेटमेंट। इस तरह नहीं लिखना 2 रीडिंग्स आर नॉट इनफ, प्लीज। आधी स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं मिलते हैं, या कि भाई 2 रीडिंग्स डज नॉट मेक एनीथिंग, इस तरह की कोई रीडिंग नहीं। मेक श्योर कुछ रोट लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। इसका जो आपके पास इम्प्रूवमेंट आएगी वो आएगी कि टेक मोर रीडिंग्स एंड प्लॉट ए ग्राफ एंड दैट्स इट। अब यहां पे ये लाइन लिखने के आपको 1 मार्क इसका मिल जाएगा, 1 मार्क इसका मिल जाएगा। अब गलती क्या होती है, यहां पे कुछ बच्चे लिख देते हैं टेक मोर रीडिंग्स, ठीक है, यहां तक लिख दिया, एंड टेक एवरेज। जिधर आपने एवरेज लिखा ये गलत है, बिकॉज एवरेज का मतलब प्लॉट ग्राफ से डिफरेंट होता है। बिकॉज आपने पिछले क्वेश्चन में ही उसने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई रीडिंग इस तरह आ रही हो, 5 रीडिंग्स आपकी ऐसे आ गई और 1 रीडिंग एनामलस थी, तो एवरेज लेंगे तो ये भी इसके अंदर डेटा सेट में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। इसी वजह से आपने ग्राफ लिखना है, प्लीज मेक श्योर यू राइट दैट। अब स्ट्रैटेजी क्या है? अब फर्ज करें कि मेरे बाकी सारे पॉइंट मुझे आते ही नहीं है, ठीक है, मैंने शायद कभी लैब पढ़ी नहीं तो मुझे कोई भी नहीं आता, ठीक है, हो सकता है मैंने गलत हो जाए। स्ट्रैटेजी ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि वो एक डाटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो उसमें आप 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आप अगर इन 2 पॉइंट्स को लिख के बाकी सारा सही करें तो आप 14 ले सकते हैं, ठीक है। और ये फर्ज करें सारे गलत हैं तो आपके पास टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 34 आएंगे आउट ऑफ 40, विच इज 100% A in this component. तो विदाउट इवन डूइंग दिस, अगर आप सारा सही है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बाकी क्या है, ये बोनस है जो हम कर सकते हैं इसको ठीक करने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप अगर आपको कभी मौका मिले आप ये कर सकते हैं। तो जो मुझे इस चीज से समझ आ रही थी कि ठीक है, ये जो आपने जब इसका
ये वाला सिलेंडर जो भी आपने इसको रोल किया था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी कि y जो है बड़ा मुश्किल है लेना। ठीक है, तो मैं कहूँगा अब लिखने का स्टैंडर्ड क्या है, मैं लिखूँगा डिफिकल्ट टू मेजर y। अब जब मैंने ये स्टेटमेंट देखी ना बेटा, दिस इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है कि ये मुझे डिफिकल्टी आई थी। अब मैंने क्या करना है, बताना है कि क्यों, क्यों एग्जाम्पल देना है, बिकॉज मैं कहूंगा के बिकॉज इट वॉज टू क्विक टू ऑब्जर्व द एग्जिट पॉइंट। ठीक है, यानी वो बहुत तेजी से मूव कर। अब जब भी आपने याद रखना है, अगर आपको तेजी से कोई चीज मूव कर रही है, आपने उसका लेना है वीडियो व्हाटएवर, तो आपने ये सोचना है सबसे पहले कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड। वाई फाइंड करें ना, वाई टाइम नहीं है, वाई लेंथ है। तो मैं कहूंगा कि सेट अप ए स्लो मोशन कैमरा with a fixed ruler। ठीक है, आप लिख सकते हैं और मार्कर लिख सकते हैं, फिक्स्ड रूलर ऑन द साइड। तो बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास क्योंकि वाई था, वाई वीडियो कैमरा कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पास रूलर नहीं है। रूलर से वाई मेजर करना है तो वीडियो कैमरा पे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ यार, ये मैं इधर से चेक कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने और क्या मसले हो सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है प्रॉब्लम्स, बट आई कैन थिंक वन कि आपने जब फोर्स करेंगे तो फोर्स से भी तो आपकी अपनी फोर्स भी तो हो सकती है, माइट हैव यू नो अप्लाइड अ फोर्स। मैं लिखूंगा कि द वैल्यू of y may not be accurate because I might have applied force while release। ठीक है, या आप लिख सकते हैं path may be different because I applied a force। तो जब भी कोई फोर्स आपने यूज़ करनी है तो उसकी दो तीन तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि अब डिपेंड करता है, अगर ये एक मेटल की चीज़ थी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज कर सकते हैं, आप मैकेनिकल हैंड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल हैंड, या आप उसके आगे कोई इस तरह कार्ड रख सकते हैं ताकि जब कार्ड उठाएंगे तो वो खुद ही आगे रोल हो जाएगा। सो बेस्ट ये कि हम कार्ड रख लें। सो पुट अ कार्ड इन फ्रंट ऑफ the cylinder and remove the card to release it without applying force। अब आप एक बात नोटिस करें कि मैं सिर्फ ये नहीं लिख रहा कि put a card या there was a force, मैं उसको स्टेटमेंट के साथ आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि उससे क्या अफेक्ट होना है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये करें। अब क्योंकि हम मतलब आप फोर्थ पॉइंट भी इसी तरह अपना लिख लें और इसके अंदर आपने सारा जो है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो जो सही होगा वो सही हो जाएगा, जो जो गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एम है वो बेसिकली 100% इसमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का नहीं है। हमारा एम ये है कि हम इस कॉम्पोनेंट में ए कैसे लें। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 40 आउट ऑफ 40 नहीं स्कोर करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ स्कोर करना चाहिए, लेकिन विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको जाते जाते दे दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बॉल ड्रॉप करनी होती है, तो आप बॉल को स्ट्रिंग से अटैच करें और सीजर से कट कर दें तो बॉल खुद ही गिरेगा, ना कि हाथ से फेंकेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको विद टाइम, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिकल पेपर्स, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा कि ओके दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एरर, तो इसका क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड टॉक टू योर टीचर्स, उनके साथ डिस्कस करें, एंड आई होप कि आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।